नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की सच्ची घटना की ओर बढ़ते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी फरीदाबाद की हनुमान नगर की है और यहीं पे एक जगह है खेरीपुर। खेरीपल जो जगह है वहां पे एक ऑटो लगा हुआ था। कहानी है तारीख 12 सितंबर साल 2024 की। एक ऑटो लगा हुआ था, उसमें एक शख्स बैठा हुआ था। तमाम लोग सुबह 8 से 9 बजे का समय था, तमाम लोग गुजर रहे थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ऑटो के लिए जाता है कि ऑटो वाले भैया आप मतलब कहाँ जाइएगा। लेकिन देखता है कि आदमी जो है ऑटो वाला गायब है और उसके बैक सीट पे एक ऑटो वाला मतलब एक आदमी बैठा हुआ है। और जब वो आदमी बैठा था तो वो उठाने की कोशिश करता है, उसे लगता है कुछ गड़बड़। तो तमाम लोगों को उठाता है, तमाम भीड़ लग जाता है, उसका उठाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हिलाने और डुलाने पे जब नहीं उठता है, तो सब लोगों को शक होता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। तो वो सांसें चेक करते हैं, नब्ज चेक करते हैं, तो अफसोस कि वो शख्स मर चुका था। इसके बाद फौरन वहीं के हनुमान नगर जो थाना था वहीं के कॉल किया जाता है। वहां से पुलिस वाले आते हैं और फिर अपना इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉडी को कब्जे में लेते हैं और ये पूछते हैं कि सबसे पहले लाश किसने देखी। फिर जो शख्स है वो बताता है मैंने देखी, और फिर लोगों को जुटाया। इसके बाद पुलिस से पूछते क्या किसी को भागते हुए आपने देखा। तो तमाम लोग कहते नहीं। पुलिस इधर उधर देखती कहीं सीसीटीवी है, पता चलता नहीं सीसीटीवी नहीं। अब पुलिस वालों के लिए ऑटो को पूरा चेक करते हैं पुलिस वाले, तो कुछ नहीं मिलता है। कोई ऐसा चीज नहीं मिलता जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि वो शख्स है कौन, क्योंकि वो सवारी भी हो सकता था और ऑटो वाला भी हो सकता था। तो पुलिस को लगता है कि ऑटो वाला है, क्योंकि उसको जो पहनावा था, मतलब ऑटो का एक ड्रेस भी होता है बाहर में कभी कभी, तो उस टाइप का पहनावा था जिससे लगता है कि ऑटो वाला खुद है। लेकिन पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, फोरेंसिक के लिए भेज देती है। इसका आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि ये शख्स कौन है, ये पता करने की कोशिश करती है। इधर पोस्टमार्टम में एक बात क्लियर हो जाती है कि ये मर्डर केस है, क्योंकि उसके गले पे कुछ चोटों के निशान थे। और फिर पोस्टमार्टम में क्लियर होता है कि हत्या है। अच्छा, इसके बाद पुलिस पता करती है शख्स कौन है, तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, तमाम इलाकों में पूछताछ करती है। इसका जो ऑटो था उसका नंबर से डिटेल निकालते कि नंबर ये ऑटो किसके नाम पर रजिस्टर है। तब पता चलता है ये किसी दिनेश नाम के शख्स पे रजिस्टर है, जिसको उम्र लगभग 30 साल थी। वो जो शख्स मारा था जिसकी बॉडी मिली थी उसकी उम्र भी लगभग 30 साल थी। अब पुलिस वाले जाते हैं दिनेश के घर। अब जब घर जाते हैं तो आवाज देते हैं, तो अंदर से उसकी बीवी निकलती है दिनेश की। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें एक बॉडी मिली है जो कि हमें शक है कि वो आपके पति दिनेश है, तो अगर आप आके शिनाख्त कर ले तो बॉडी आपके हवाले हम कर देंगे। अब ये सब जैसे दिनेश की बीवी सुनती है वो बेहोश हो जाती है। अब तमाम जो पुलिस वाले थे उन्हें पानी छींटा मार के उन्हें होश मिलाते हैं, लेकिन बीवी फिर बेहोश हो जाती। फिर पुलिस वाले होश मिलाते, फिर बेहोश हो जाती। मामला बिगड़ गया था। इसके बाद पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। तो सवाल ये कि अब शिनाख्त होगी कैसे। इसके बाद तमाम जो पड़ोसी थे उसके, उससे पूछता है, उनको उनको ले जाते हैं शिनाख्त करने के लिए। तमाम जो लोग थे वो ये कंफर्म करते कि ये दिनेश है और वो ऑटो वाला है, वो ऑटो चलाता है, इसकी उम्र 30 साल है, नाम दिनेश है। इसके बाद उसकी बॉडी को परिवार वाले के हवाले कर दिया जाता। अब अंतिम संस्कार हो जाता है। अब पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि कत्ल किसने किया और क्यों किया होगा। तो सबसे पहले उसकी पत्नी से पूछने का पुलिस निर्णय लेती है कि चलो पत्नी से पूछ लेते हैं कि किस पे डाउट है, शायद उसे कुछ पता हो। तो अब पुलिस पत्नी के पास जाती है, मतलब घर उसके दिनेश के। लेकिन अफसोस कि जैसे ही पुलिस घर पहुंचती उन्हें पता चलता है कांड के बारे में। वो कुछ ऐसा कांड था कि दिनेश की बीवी वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, मतलब कि वो फांसी लगा लेती है खुद को। फांसी लगाते तमाम जो पड़ोसी थे उन्हें कुछ भनक लगती है आवाज वाज से, तो वो आते हैं तो देखते हैं, झांकते हैं तो देखते हैं फांसी लगा रही है। कुछ एक दो मिनट शायद हो चुके थे, तो गेट उट तोड़ते हैं, फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। अब पुलिस फौरन हॉस्पिटल पहुंचती, सोचती कि पहले पूछताछ कर ले। तब उसकी बीवी तो होश में आ जाती है दिनेश की, लेकिन डॉक्टर मना कर देते कि देखिए अभी इनसे पूछताछ करना सही नहीं है इनकी जान के लिए, और आप अभी पूछताछ करेंगे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। अब पुलिस सोचती है कि भाई अब डॉक्टर ही मना करे तो पूछना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी के जान का रिस्क नहीं ले सकते। तो सवाल है क्या कि उसकी बीवी ने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया। हो सकता है कि पति चला गया इसी सदमे में। अब पुलिस तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं कि दिनेश के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, तो दिनेश कैसा लड़का है, क्या चीजें हैं। तो तमाम जो पड़ोसी थे वो कहते हैं कि दिनेश एक अच्छा लड़का है, शांत स्वभाव का लड़का है, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है। वो ऑटो चलाता है, अपना रोजमर्रा की जिंदगी गुजारता है। उसकी बीवी भी उसके साथ रिलेशन भी अच्छा है। अब पुलिस समझ में आया कि आखिर बात हो क्या सकती है। यहाँ पड़ोसी अच्छी बात सभी अच्छी बातें बता रहे हैं, इसके परिवार में केवल उसकी बीवी है
अब बीवी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। अब करे तो करे क्या। खैर पुलिस तमाम कोशिशें करती है अलग अलग तरीके से पता करने की, लेकिन जैसे ही बीवी इसकी सुसाइड अटेम्प्ट करती है दिनेश की, वैसे ये बात मीडिया में आ जाती है। और जब बात मीडिया में आती है तो पुलिस के ऊपर प्रेशर बनने लगता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज करती है, लेकिन अफसोस कि कुछ पुलिस को हाथ नहीं लगता, कोई सुराग हाथ नहीं लगता कि पुलिस वहां से सुराग एक मिले तो वहां से मतलब उसको फॉलो करते करते मुझे तक पकड़े पहुंचे। अब पुलिस का समय गुजरता जाता है, सुराग मिलता नहीं। तकरीबन 10-15 दिन गुजर जाते हैं, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब जब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता तो पुलिस बोलती कि भाई अब करे क्या। लेकिन इसी 10-15 दिन बाद पुलिस को अचानक एक बात ध्यान में आता है कि हमें एक चीज शुरू से मिस कर रहे हैं, वो है मोबाइल फोन। दिनेश यादव का कुछ नहीं मिला। तमाम पुलिस से पूछताछ की जाती है कि क्या दिनेश मोबाइल फोन यूज करता था, तो तमाम पुलिस बोलते हैं हाँ फोन यूज करता था। तो पुलिस के केस में ये चीज मिसिंग थी। मोबाइल फोन दिनेश के पॉकेट से नहीं मिला, ऑटो से नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। ताकि मोबाइल फोन है कहाँ। पुलिस सबसे पहले फोन को ट्रैक करती है, लेकिन अफसोस कि फोन कहाँ है पता नहीं चलता, ट्रैक नहीं हो पाता, फोन ऑफ था। अब पुलिस सोचते करे क्या। इसके बाद पुलिस 1-2 दिन पहले का तमाम कॉल डिटेल्स को, कॉल रिकॉर्ड को खंगालती है। और लगभग पिछले 1-2 दिन में दिनेश ने यानी 12 सितंबर से पहले 10-11 तारीख से दिनेश ने लगभग 50 लोगों से बात की थी, 40 से 50। अब पुलिस हर एक शख्स को, हर एक नंबर को इंट्रोगेट करती, हर एक नंबर पे कॉल करती और पूछती कि आप कौन है, दिनेश को कैसे जानते हैं, दिनेश से आपने क्या बातें की, किस टॉपिक पे बातें की और कितने दिन बात हुई। ये तमाम चीजें पुलिस करते। 50 लोगों को बात करने के बाद लगभग उसके बाद उसमें से पुलिस छांटती है वैसे लोगों को जिन पे पुलिस को शक होता है, जिनके स्टेटमेंट पर शक होता है। तो तकरीबन 8 लोग मिलते हैं 50 में से, जिसके बयान पे पुलिस को डाउट होता है, कुछ शक होता है। अब पुलिस इन 8 लोगों को भी इंट्रोगेट करती है। उसके बाद पुलिस को फाइनली 2 से 3 लोग मिलते हैं ऐसे जिन पे पुलिस को डाउट होता है, उनके जवाब पे डाउट होता है, उनके बात करने के तरीके पे डाउट होता है, क्योंकि पुलिस से बात करने में लड़खड़ाहट और तमाम चीजें होती है। 2-3 लोग से पता कैसे किया जाए कि इसमें से कौन एक कातिल है या है भी या नहीं। तो पुलिस इन 2-3 लोगों को थाने बुलाती है। दोनों तीनों लोगों को अलग अलग रूम में, मतलब अलग जगह पे, अलग अलग टाइमिंग पे बुला के इंट्रोगेट करती है। जब इंट्रोगेट करती है सख्ती से, थोड़ा मतलब मारती तो नहीं लेकिन थोड़ा सख्ती आजमाती, सख्त होकर पूछती। तो उसी में से फिर 1-2 को पुलिस क्लीन चिट देती है कि नहीं है, लेकिन उसमें से एक बंदा जिसे पुलिस को डाउट होता है, उसके बयान पे लगातार बयान बदल रहा था, उसकी जवान में लड़खड़ाहट लगातार आ रही थी। तो एक बंदा जिसका नाम था पंकज, वो लड़खड़ाहट, उसके लड़खड़ाहट ज्यादा था, उसके डर व काफी था। पुलिस इस चीज को भाप जाती है और उसमें थोड़ा सख्ती और आजमाती है। जब पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती तो फिर ये शख्स टूट जाता और फिर एक ऐसी कहानी सुनाता जो कि एक वजह से एक कत्ल हो गया। आप सुनिए कि वजह क्या थी और कैसे कत्ल किया, क्यों किया, मतलब आप सुनिए क्या है पूरा मामला। तो दरअसल ये मामला लगभग कहानी की असली शुरुआत हुई थी 7 साल पहले। 7 साल पहले एक दिनेश नाम का शख्स था जिसका जो ऑटो चलाता था तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से गुजार रहा था। तो 7 साल पहले जब वो 23 साल का था, जीवन अच्छा गुजरा था, सब चीज सही था। तो उसके परिवार वाले उसकी एक लड़की से शादी फिक्स करते हैं। अब वो शादी कर लेता है, अपना बीवी के साथ खुशी से रहता है, कमाता खाता। इसके जीवन में कुछ कमी नहीं थी, बीवी अच्छा था, अच्छी थी। और इसका और इसके बीवी के बीच इतना प्यार था कि तमाम जो पड़ोसी थे, तमाम जो रिश्तेदार थे, तमाम जो परिवार थे, सब इसका तारीफ करते कि बीवी हो तो ऐसी, पति हो तो ऐसी, और इन दोनों की जोड़ी हो तो ऐसी, तमाम तारीफें मिलती। लेकिन समय और वक्त गुजरता है। अब परिवार वाले जो थे वो कहते हैं कि अब तुम दोनों का एक बेटा या बेटी होना चाहिए, संतान घर में आना चाहिए। अब मियाँ बीबी के अफसोस की कोशिश तो वो लोग करते, लेकिन उन लोग का बच्चा नहीं होता। अब ये लोग तमाम डॉक्टर्स को दिखाते, लेकिन कोई फायदा नहीं था। दिनेश और उसकी पत्नी तमाम डॉक्टर से मिलते, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अलग अलग डॉक्टर से मिलते हैं, छोटे से बड़े, कोई फायदा नहीं होता। समय गुजरता जाता है। जो दिनेश की बीवी थी उसको लगातार ताने सुनने को मिलते हैं, ससुराल वालों की तरफ से और समाज की तरफ से, कि मतलब तुम्हारा शादी हो गया, तमाम चीजें हुई, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। अब बीवी को हर एक छोटी से बड़ी बात पे उसकी बीवी को सुनाया जाता ताना। अब इधर तो दिन भर पति अपना काम पे रहता है, ऑटो चलाता है दिन भर, रात को आता है घर, लेकिन बीवी को अकेले सब कुछ सहना पड़ता है, अकेले सब कुछ सुनना पड़ता। समय गुजरता है, उसकी मुलाकात होती है पंकज नाम के एक शख्स से, जो कि उसी का पड़ोसी था।
ये पंकज से बातें जब शुरू होती तो वो दोस्त बन जाता। दोस्त देखते देखते कब इसके तरफ आकर्षित हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर ये उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाती, पंकज के साथ, उसकी दिनेश की बीवी। अब इन दोनों का पंकज और जब उसकी बीवी को टाइम मिलता है एक दूसरे से मिलते और शारीरिक संबंध बनाते। लेकिन ये भनक उस जगह के जो पड़ोसी थे उन्हें लग जाती है। अब ये बात फैलने लगती है धीरे धीरे। ये बात फैलते फैलते दिनेश के कानों में पहुंचती। अब दिनेश के कानों में पहुंचती तो प्यार से आके अपनी बीवी को समझाता कि देखो, तमाम जो पड़ोसी, तमाम जो रिश्तेदार हैं हमारे, वो हमारे मिसाल देते हैं शादी के, और तुम ये कर रही हो कितना गलत बात है। वो समझाता प्यार से। और देखिए उसकी बीवी भी समझ जाती कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, मैं आकर्षित हो गई थी लेकिन मैं गलत कर रही हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये फिर पंकज को मैसेज करती कि अब हमारा रिश्ता नहीं रहेगा, अब मेरे पति को सब कुछ पता चल गया है, अब मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं रख सकती और मैं गलत करी थी, मुझे समझ आ गया। लेकिन ये बात जैसे ही पंकज को पता चलता है तो उसे गुस्सा आता है। उसके मतलब उसे एक चाह थी उसकी बीवी की, तो उसकी बीवी के साथ रहना है, बातें करना है, फिजिकल शारीरिक संबंध बनाने हैं, उसकी एक चाह उसमें थी। इतना चाह हुई थी, उसका मना करने के बाद भी वो नहीं मानता है। इसके बाद लेकिन वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या करे कि उसकी बीवी के साथ हम रहे भी पंकज और उसका पति डिस्टर्ब ना करे। तो उसे सोचता है कि उसे रास्ते से हटा देते हैं। अब रास्ते से हटाने के लिए वो बाकायदा रेकी करना सितंबर के महीने में शुरू कर देता है उसके पति का, यानी कि दिनेश का। रेकी करते करते तारीख थी 9 सितंबर साल 2024, जब उसके ऑटो को बुक करता, वो कॉल करता और ऑटो को बुक करता। जब ऑटो बुक करता कि कहीं पे मतलब दिन भर घूमेंगे, जहाँ पे सुनसान जगह मिलेगा, सुनसान अकेले मिलेगा, वहां मार दूंगा। लेकिन अफसोस कि 9 तारीख को बुक तो करता है, घूमता पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन कहीं ऐसा जगह नहीं मिलता अकेला तो वो उसे मार सके। तारीख थी अगला दिन 10 को फिर ऑटो बुक करता, फिर घूमता, लेकिन अफसोस फिर उसे मौका नहीं मिलता, फिर समय नहीं मिलता ऐसा कि वो उसे मार पाए दिनेश को। अगला दिन फिर 11 तारीख थी और 11 सितंबर को उसे मौका मिल जाता है एक सुनसान जगह खेदीपुर में। वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं था, सुनसान जगह भी था, और वहां पे मौका मिलता है, वहां पे वो उसको मार देता। किस्मत ने 2 दिन तो साथ दिया दिनेश का, लेकिन तीसरा दिन उसे शायद बचा नहीं पाया। और शायद बीवी ने भी सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए किया कि शायद उसे शर्म आ रहा हुआ कि मेरी वजह से मेरे पति का जान चला गया और समाज क्या कहेगा, कितना दूसरेगा, परिवार क्या कहेगा, कितना दूसरेगा, कि उसके आशिक के चक्कर में उसका पति भी चला गया। ये तमाम चीजें तो देखिए यही थी आज की हमारी सच्ची घटना। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की सच्ची घटना पसंद आई होगी। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है और सच्चाई को सामने लाना है। तो देखिए मिलूंगा मैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।